नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व डीजीपी जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, डीपी ओझा की। डीपी ओझा के बारे में कहा जाता है जो बहुत कड़क मिजाज वाले अफसर थे, अड़ियल थे, अपनी बात जो कहते थे वो करवा कर मानते थे। 2003 में वो एक तरह से कहें जो बिहार के डीजीपी बने। उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव उनके सपोर्ट में थे। लेकिन आखिरकार जिस दौर में लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था भूरा बाल साफ करो, एंटी फॉरवर्ड का उन्होंने नारा दिया था, भू से भूमिहार, आर से राजपूत, ब से ब्राह्मण और लॉ से लाला। तो भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले आखिरकार लालू राज में ये भूमिहार डीपी ओझा डीजीपी क्यों और कैसे बने, इसको लेकर के लोग तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह की चर्चाएं लोग करते हैं। जो आखिरकार भूमिहार डीपी ओझा को लालू प्रसाद यादव ने डीजीपी क्यों बनाया। पहले डीपी ओझा के बारे में कुछ बता देते हैं। डीपी ओझा के दो पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्र और एक पुत्री इंग्लैंड में डॉक्टर हैं। एक पुत्र है मुंबई में नौकरी करते हैं। डीपी ओझा कहें जो एक तरह से उन्होंने मतलब कहें जो लंगट सिंह कॉलेज से पढ़ाई की और छपरा में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद पटना के साइंस कॉलेज और टीएनबी कॉलेज में वो प्रोफेसर भी रहे। इसी प्रोफेसर के दौरान वो आईपीएस बने। 67 बैच के वो आईपीएस थे। अब इस दुनिया में जो है कल उनका निधन हो गया। बहुत सारे आईपीएस, पूर्व डीजीपी, पूर्व पुलिसकर्मी, काफ़ी सारे लोग उनके आवास पे गए भी। जो वर्तमान में हैं डीजीपी वो भी गए, कुंदन कृष्णन भी गए, विनय कुमार भी गए, अजिताभ कुमार भी गए, मतलब कई सारे लोग वहाँ पहुँचे। तो आखिरकार सब यही चर्चा कर रहे थे जो आखिर डीजीपी रहते हुए उन्होंने जो काम किया, कहें जो एक साथ उन्होंने कई फ्रंट पे काम किया। शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने काम किया। 150 पेज की एक रिपोर्ट शहाबुद्दीन के खिलाफ बनाई जो उन्होंने भेजा सेंट्रल को, आर्म्स तस्करी को लेकर के। इसके बाद उस समय के पुलिस एसोसिएशन में जो अध्यक्ष यहाँ हुआ करते थे के झा, उन्होंने एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया और विभाग में भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कहें जो सरकार, शहाबुद्दीन, विभाग के अंदर सबके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और सभी ने इनके खिलाफ भी मोर्चा खोला। मतलब कहें जो जिस तरह से 32 दांत के बीच में एक जीव रहता है, ये विरोध के बावजूद भी डीपी ओझा यहाँ पर लगातार काम किए और अंत में सरकार ने आकर इन्हें आजिज होकर सरकार को इन्हें 2 महीना पहले ही हटाना पड़ा और 6 दिसंबर 2003 को ही ये अपने पद से हटा दिए गए और 1 फरवरी 2003 को ये बने थे डीजीपी। मतलब 6 दिसंबर को ये डीजीपी के पद से हटे थे और इत्तेफाक देखिए उसी 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु भी होती है। ये उस दौर में थे 74 के ज़माने के, ये 74 के आंदोलन के एसपी थे और उस समय समस्तीपुर में एसपी हुआ करते थे। और जिस समय 74 का आंदोलन था ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट माइंड के भी माने जाते थे और लोग कहते थे लेफ्टिस्ट माइंड के हैं, तो इसलिए 74 के आंदोलन से जुड़े हुए जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के, उनके साथ इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे। लोग कहते हैं जो कर्पूरी ठाकुर से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर रिश्ते थे, क्योंकि जब भी आंदोलन होता था और आंदोलन में ये उन जैसे नेताओं को डीपी ओझा का साथ हुआ करता था, इसलिए कर्पूरी ठाकुर से इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। और एल एन मिश्रा के जो हत्या हुई थी उस दौर में भी ये समस्तीपुर में ही हुआ करते थे। इस बीच लालू प्रसाद का उस समय 74 के आंदोलन में, जेपी आंदोलन में उदय होता है। 74 के आंदोलन से लालू प्रसाद यादव भी आगे बढ़ते हैं और उस दौरान लालू प्रसाद यादव गोपालगंज से थे और वो सांसद भी बनते हैं। और एक तरह से कहें जो लालू प्रसाद यादव का उदय होता है 74 के आंदोलन, जेपी आंदोलन से, गांधी मैदान में जो आंदोलन हुआ था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर से इनका लगाव था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर तक पहुंचने में कहें जो ये किस माध्यम को पकड़े, लोग कहते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं, डीपी ओझा से जुड़े हुए लोग कहते हैं जो अभी नौकरी में हैं, कुछ आईपीएस अधिकारी अभी भी नौकरी में हैं जो आज गए भी थे उनके घर पे। उनका कहना है जो कर्पूरी ठाकुर से अच्छे संबंध होने के कारण लालू प्रसाद यादव की इच्छा थी जो कर्पूरी ठाकुर जी से मिला जाए और कर्पूरी ठाकुर से कैसे मिला जाए, तो इसलिए उन्होंने डीपी ओझा का सहारा लिया। डीपी ओझा के माध्यम से लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचे और तब से वो कर्पूरी ठाकुर के साथ रहे। इसका मतलब कहें जो इसका खामियाजा कहें या इसका इनाम लालू प्रसाद यादव ने डीपी ओझा को दिया। जब डीपी ओझा का नाम आया मतलब बिहार के डीजीपी बनने के लिए,
तमाम विरोध के बावजूद भी आरजेडी में विरोध हो रहा था। जो डीपी ओझा भूमिहार हैं, डीपी ओझा फॉरवर्ड हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी बात जब कही जाती थी, जो वो लगातार वो रहे, मुजफ्फरपुर में डीआईजी भी रहे थे और एक 2 ही 3 जिले में एसपी रहे, और 24 साल उन्होंने निगरानी में बिताया। मतलब कहें जो डीपी ओझा इस कदर अफसर थे जो कोई उन्हें फील्ड में पसंद नहीं करता था, या चाहे लालू का दौर हो या कांग्रेस का दौर हो। तो वैसी स्थिति में डीपी ओझा 24 साल निगरानी में बिताए। डीपी ओझा डीपी ओझा की जब बारी आई डीजीपी बनने की, तो लालू प्रसाद यादव ने बिना किसी की सुने हुए उन्होंने डीपी ओझा को बिहार का डीजीपी बना दिया। फिर क्या था, डीपी ओझा किसी के सुनने वाले नहीं थे, क्योंकि वो डीपी ओझा लालू प्रसाद यादव की क्यों सुनेंगे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने शहाबुद्दीन और माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कहें एक तरह से अभियान छेड़ दिया। डीपी ओझा से ठीक पहले आर प्रसाद डीजीपी हुआ करते थे। उस दौर में प्रतापपुर कांड हुआ था सीवान में। सीवान में प्रतापपुर कांड में मतलब कहे जो शहाबुद्दीन के साथ या 8 गुर्गे मारे गए थे। डीएसपी अश्विनी और डीएसपी संजीव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी। उस समय संजीव शहाबुद्दीन मतलब वहाँ पे प्रोफेशनल डीएसपी थे। आजकल धनबाद के शायद या कहें जो डीआईजी धनबाद हैं वो चले गए झारखंड कैडर, अश्विनी भी चले गए झारखंड। और बच्चू सिंह मीना एसपी हुआ करते थे। और लेकिन बच्चू सिंह मीना के कंट्रोल से बाहर चला गया था शहाबुद्दीन के खिलाफ पुलिस कर्मियों का आंदोलन, क्योंकि संजीव जो थे वो किसी परीक्षा सेंटर पे वो वहाँ पे जांच करने गए थे, और परीक्षा सेंटर पे जब उन्होंने छात्रों को चोरी करते पकड़ा, तो वहाँ के छात्रों ने और वहाँ के कहे जो उस पर वहाँ पे उन्होंने शिकायत की, और शहाबुद्दीन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को, और कहा जाता है जो उस प्रोफेशनल डीएसपी के साथ हाथापाई की, और इसके खिलाफ पूरा कहें पुलिस फोर्स विद्रोह पे आ गया। और इस बीच उत्तर प्रदेश और बिहार के पुलिस के अधिकारियों की बैठक सिवान में ही चल रही थी। उसके लिए सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस की बड़े बड़े अधिकारी अपने टीम के साथ पहुंचे थे, और कहे जो उस आंदोलन में सिवान के पुलिसकर्मियों का साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए उन सारे अधिकारियों के बॉडीगार्ड और उन लोगों ने दिया। एक तरह से कहें तो बहुत ज़बरदस्त प्रतापपुर में चढ़ाई हो गई थी। 7-8 लोग शहाबुद्दीन के मारे गए थे, और आर प्रसाद चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने एसपी को कई बार कहा जो फोर्स लौटा लो, लेकिन फोर्स एसपी के कंट्रोल में था ही नहीं। बच्चू सिंह मीना थे एसपी। लेकिन ठीक है, जो हुआ, फिर दूसरे दिन एक कमेटी आई, अब्दुल बादिल सिद्दीकी और शिवानंद तिवारी के नेतृत्व में एक कमेटी आके जांच की प्रतापपुर में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में पुलिस की बर्बरतापूर्ण तरीके से गोली चलाने की बात रिपोर्ट में कही गई, जिसके बाद बच्चू सिंह मीना को निलंबित किया गया था, और वो मुजफ्फरपुर में कमिश्नर के आवास पर रह रहे थे, क्योंकि बिना आवास के ही, क्योंकि शहाबुद्दीन लालू प्रसाद के दुल्हरुआ, उनके खिलाफ अभियान चला था, तो बच्चू सिंह मीना को तो झेलना ही होता। बच्चू सिंह मीना को सस्पेंड होना पड़ा या पनिशमेंट मिली। आर प्रसाद हटते हैं, डीपी ओझा आते हैं। डीपी ओझा शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियान छेड़ते हैं, और भी कई मतलब इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चू सिंह मीना को सस्पेंशन से रिलीज किया। सारे जो एफआईआर हुए थे पुलिस पर, एसपी पर, डीएसपी पर, सबको सीआईडी में से जांच करवा करके, सबको बरी करवा करके बच्चू सिंह मीना को सस्पेंशन से रिलीज करवाते हैं, और डीपी ओझा बच्चू सिंह मीना को नवादा में पोस्टिंग करते हैं। अब आप समझ लीजिए, उस दौर में लालू प्रसाद यादव के सबसे चहेते के खिलाफ अभियान चलाने वाले एसपी को डीपी ओझा के पहले वाले डीजीपी और सरकार सस्पेंड करती है, और डीपी ओझा उसको बहाल करते हैं, सस्पेंशन उसकी तोड़वाते हैं। वैसी स्थिति में डीपी ओझा जो एक नाम थे, मतलब एक शख्सियत थे अब, और उनको लेकर के लोग चर्चा करते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव को भूमिहार से इतना प्रेम कैसे हो गया, भूमिहार को बिहार का डीजीपी कैसे बना दिया गया। बस जबकि कर्पूरी ठाकुर से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात करवाने में डीपी ओझा की एक अहम भूमिका कही जा सकती थी और कही जाती है। इसके रूप में लालू प्रसाद यादव ने वो अपना कर्ज उतारा, और लालू प्रसाद यादव का जो कहें जो पिछड़ों के नेता, ओबीसी के नेता, गरीबों के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, वो जेपी और कर्पूरी ठाकुर के चेले के रूप में जाने जाते हैं। उस चेला के रूप में वहाँ तक पहुँचाने में डीपी ओझा की भूमिका थी। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने न अपने, क्योंकि उस समय तो उनके पुत्र थे ही नहीं राजनीति करने लायक, शायद पुत्र का जन्म हुआ हो कि नहीं हुआ हो वो भी नहीं जानकारी है, लेकिन
साले के विरोध के बाद या उनके जो कहें जो एक किचन कैबिनेट होता था, मतलब चाहे रंजन यादव हो या जो भी अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या उस समय में श्याम रजक, रामकृपाल यादव जैसे सरीखे नेता, उनके विरोध के बावजूद भी डीपी ओझा को लालू प्रसाद यादव ने कहें जो बिहार का डीजीपी बनाया। उसका 2005 का दौर तो आ ही गया, 2005 में नीतीश कुमार बन गए सीएम, मतलब पहली बार फरवरी में चुनाव हुआ, मैंडेट नहीं मिला, फिर नवंबर में चुनाव हुआ तो फिर मैंडेट मिला, फिर नीतीश कुमार आ ही गए। वैसी स्थिति में 2003 में कहें जो समय से पूर्व डीपी ओझा ने वीआरएस ले लिया, 2 महीना पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया, नौकरी खत्म होने से 2 मिनट पहले। उसके बाद उनकी इच्छा हुई चुनाव लड़ने की। उन्होंने एक तरह से कहे जो पहले हाथ पाँव मारा किसी बड़े पार्टी के लिए, लेकिन शायद वो पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया। बेगूसराय से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि डीपी ओझा भूमिहार जाति से, और बिहार में कहा जाता है जो बेगूसराय में भूमिहार की संख्या बहुत है, इसलिए उन्हें लगा जो उनके किए गए काम को अगर जनता अगर अच्छा मानेगी तो उन्हें वोट देगी, क्योंकि उन्होंने माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ एक तरह से कहे जो अभियान चला दिया था 2003 में, क्योंकि उस समय बिहार अपराधग्रस्त था, बिहार एकदम कहे जो जल रहा था, रोज़ किडनैपिंग, मर्डर, लूट, शाम 6 बजे के बाद लोग चलना मुश्किल हो जाता था लोगों का। बाद के दौर में आया, ठीक हुआ, लेकिन डीपी ओझा चुनाव में खड़े हुए। डीपी ओझा चुनाव में खड़े हुए इंडिपेंडेंट, और बहुत सारे आईएएस आईपीएस के ब्यूरोक्रेट्स चुनाव में खड़े हुए, किसी को जीत मिली, किसी को हार मिली। ललित विजय सिंह जीते, ए.आर. सिन्हा हारे, निखिल कुमार जीते। वैसी स्थिति में डीपी ओझा को मात्र 5,000 से 6,000 के बीच में वोट आया था, जो अपने आप में एक सोचने के लिए ब्यूरोक्रेट्स मजबूर हो गए थे। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स कभी चुनाव लड़ पाएंगे? अगर लड़ पाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? वैसी स्थिति में डीपी ओझा वहाँ के बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का नहीं सोचा। अभी 82 साल की उनकी उम्र थी, वो शुगर के पेशेंट थे, बाईपास सर्जरी भी उनकी हुई थी। वैसी स्थिति में वो मतलब कहें जो लोग कहते हैं जो बीमारी से, लेकिन वो एक एज भी था, बाईपास सर्जरी भी हुई थी, शुगर के मरीज भी थे। इन कारणों से आज, क्योंकि डीपी ओझा का जो पहलू पिछले 24 घंटों में जो आया है विभिन्न मीडिया पोर्टलों पे, वेबसाइट पे, अखबारों में, चैनलों में, वो डीपी ओझा का एक यही पहलू दिखाया गया है जो डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियान चलाया था। शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया था जिसको लेकर के वो चर्चा में आए थे। लेकिन हम इस दूसरे पहलू को रखें दर्शकों आपके सामने, जो आखिर भूमिहार होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने डीपी ओझा पर कैसे विश्वास किया, क्यों विश्वास किया, आखिरकार डीजीपी क्यों बनाया, इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, डीपी ओझा बहुत अच्छे अफसर थे और डीपी ओझा का नाम भी लिया जाता है। डीपी ओझा कई वर्षों तक, मतलब 24 वर्षों तक निगरानी में भी रहे, एक दो जगह डीआईजी भी रहे, 3 जिले के एसपी भी रहे। एल.एन. मिश्रा हत्याकांड के समय वो समस्तीपुर में ही थे, एसपी थे। ठीक है, वो रेलवे, क्योंकि वो रेलवे के ग्राउंड में वो हुई थी हत्या, इसलिए उस समय रेलवे के अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। वैसी स्थिति में इन्होंने एल.एन. मिश्रा हत्याकांड में भी काफ़ी दूर तक अपनी तफ्तीश को पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कहें जो हो सकता है वही एल.एन. मिश्रा हत्याकांड में जो तफ्तीश थी वही डीपी ओझा को 24 साल तक निगरानी में रखा, या इनके कड़क मिजाज या इनके अड़ियल। और डीपी ओझा के बारे में कहा जाता है जो वो बोलते थे वही अक्षरशः आदेश निकलता था डीजीपी के रूप में जब थे। तो वैसी स्थिति में डीपी ओझा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन डीपी ओझा के कामकाज को जो शहाबुद्दीन के समर्थक अभी भी जो होंगे, अलाइव होंगे, जिंदा होंगे, वो जरूर याद करते होंगे कि बच्चू सिंह मीना के बाद अगर कोई शहाबुद्दीन के लोग अगर याद करते होंगे तो डीपी ओझा को, क्योंकि डीपी ओझा ने कहे जो सिवान में नाको दम कर दिया था। बाद के दौर में तो अभयानंद भी आए, एडीजी हेडक्वार्टर थे, सारे केस को उन्होंने खुलवाया और कन्विक्शन भी करवाया, और अभयानंद एडीजी हेडक्वार्टर के दौर में ही कन्विक्शन हुआ शहाबुद्दीन का। उस समय अभी के एडीजी स्पेशल ब्रांच जो सुनील कुमार है वो वहाँ के एसपी हुआ करते थे सिवान के, और कई सारा ट्रायल भी चला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुआ। तो कहें जो उस जमाने में कहें जो एक एक ट्रायल का और एक एक मतलब कहें जो कोर्ट के एक एक दिन की गवाही का, एक एक दिन की बात की जानकारी
रोज शाम में 5:30 बजे एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में अभयानंद वहाँ के एसपी से, पीपी से लिया करते थे और अद्यतन जानकारी लेने के बाद वो जानकारी आगे भी प्रेषित करते थे, क्योंकि उस जमाने में कहा जाता था जो डायरेक्ट अगर सीएम अगर किसी से अधिकारी से बात करते थे तो डीजीपी से उनकी बात बहुत कम होती थी, सीधे एडीजी हेडक्वार्टर से अभयानंद से बात करते थे, क्योंकि स्ट्रैटेजी अभयानंद एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में ही तय करते थे और उन्हीं के बताए रास्ते पर सरकार भी चलती थी। सरकार ने उनको काफ़ी सम्मान भी दिया, उनके कहने पे बहुत सारे काम भी किए। स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी उन्हीं के कहने पे खोला गया, जो एक तरह से कहें जो अभयानंद ने ही पहुंचाया। तो मतलब डीपी ओझा, हम बात कर रहे थे डीपी ओझा की, तो डीपी ओझा एक नाम थे, उन्होंने काम भी किया और हम लालू प्रसाद यादव का डीपी ओझा के प्रति जो प्यार था, वो प्रेम आखिर क्यों था, वही हम दर्शकों आप तक बताने के लिए बैठे। आप अपना कमेंट जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर दें। तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाजत।